अगले लिखना। चलो बस बेटा, बात ही करो। चलो आगे चल, देखे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखना। यहां से चीजें मैट्रिक्स में काफी इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग मतलब थोड़ा गंदा होना स्टार्ट होता है। तो रुक जाओ, सूझ जान दो उसको, रख दो वहीं पे। नहीं लग रहा? क्यों? तो ये है तो से मेरे पास, तुम लगाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में शांत जाओ। तो तुम लोगों ने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना शायद सीख लिया होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि मान लो होता 1 2 -1 और कितना 3। इस मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई करना होता 3 1 4 3 के साथ। चलो, कैसे करते थे? बिल्कुल, तो यहां से हम लोग क्या उठाते थे, रो, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ लेते थे, कॉलम के साथ। और मल्टीप्लिकेशन भी कौन सा, डॉट प्रोडक्ट की तरह। इसको एक वेक्टर मान लो आई कैप प्लस 2 जे कैप, और इसको एक वेक्टर मानो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ, तो आई का आई के साथ 3, 2 का 4 के साथ 8, 8 और 3 कितना 11। तो पहला कितना आएगा 11, पहले रो का पहले कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट। फिर पहले रो का सेकेंड वाले कॉलम के साथ डॉट, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस 3 जे कैप के साथ। तो 1 और 1 का 1, 2 और 3 का 6, 6 और 1 कितना आएगा बताओ 7। तो पहले रो का पहले कॉलम के साथ, पहले रो का सेकेंड कॉलम के साथ, ये हो गया। अब सेकेंड रो की बारी, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो -3 प्लस 12, -3 प्लस 12 प्लस 9। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ -1 प्लस 9 प्लस का 8। तो ये तुम्हारा आएगा इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो शायद तुम लोगों ने करना सीखा ही था। अब बस इस चीज को तुम्हें जल्दी करना आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चंस में बहुत सारे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ सकता है। तो जितना तुम इसको स्लो करोगे उतने क्वेश्चन तुमसे कम बनेंगे। 5 1 2 0 1 3, क्या इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा? क्या इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्यों नहीं हो पाएगा? दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। समझो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या जरूरत पड़ती है, एक का रो का डॉट प्रोडक्ट होना है दूसरे के कॉलम के साथ। तो यहां रो में कितने एलिमेंट है, 3 है कि नहीं है। तो उसका डॉट लेने के लिए यहां भी 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो क्या कॉलम वाइज 3 एलिमेंट है कि नहीं है ना। तो हो जाएगा। समझो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अपन को दोनों के ऑर्डर सेम नहीं चाहिए। अपन को क्या चाहिए, इसके रो में जितने एलिमेंट्स हैं इसके कॉलम में उतने एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी तो डॉट ले पाओगे। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। अगर मान लो यहां 3 एलिमेंट्स होते और यहां 2 ही एलिमेंट होते, तो 3 का 2 के साथ डॉट कैसे लेते? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मुझे A इंटू बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, और इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर अगर p क्रॉस q है, तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? जब पहले वाले के ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। सोचो, पहले में कॉलम कितने हैं 3, दूसरे में रो कितने हैं 3, तभी तो हो पाया।
यहां पहले में कॉलम कितने हैं? दो, दूसरे में रो कितने हैं? दो, तभी तो हो पाया। तो पहले वाले के कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे वाले के रो, मीन्स P शुड बी इक्वल टू कितना? N। देन ओनली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। ये चला। तो अगर तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करवाना है तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज, ये दोनों क्वांटिटी तुम्हारी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। थोड़ा यार आ रहा होगा। चलो अब इसका मल्टीप्लिकेशन जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। तो इसका डॉट इसके साथ, तो -5 -1 -6 प्लस 4 -2, एक बार में आना चाहिए। इसका डॉट इसके साथ 0 -1 प्लस 6, कितना बचेगा? 5। पहला रो हो गया। सेकेंड रो का इसका इसके साथ 2 5 10 11 11 और 6 17। समझ में आ रहा मैं कैसे कर रहा हूं? 0 1 1 और 9 10। अब इसका इसके साथ 0 1 1 और 6 7। इसका इसके साथ 0 1 1 और 9 10। तो ये आता इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। क्या हो गया? नहीं आया क्या? पक्का? ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने देखा कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे कैसे, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इजला तो 0 1 1 2 1 3, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 2 1 2 3 1 5 1 2, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है सबको? इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है ना। सिंपल सी बात है। तुम ऐसे सोचो, ये एक वेक्टर है और इधर कॉलम वाइज वेक्टर लो, क्या इन दोनों का डॉट ले पाओगे? क्या नहीं ले पाओगे? ये तो आसान है सोचना। यहां पर एक रो वाइज वेक्टर लो, यहां पे एक कॉलम वाइज वेक्टर लो, देखो क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है? क्या नहीं है। यहां पे दो ही एलिमेंट है, यहां तीन एलिमेंट है, तो इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। या तो ऐसे सोच लो, या अगर तुम्हें रटा हुआ हो, रटा हुआ क्या हो? इसका ऑर्डर कितना है? 3x2। इसका ऑर्डर कितना है? 3x3। तो क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज सेम है? क्या नहीं है। समझ में आया ना? या तो ऐसे चेक कर लो, या ऐसे कॉमन से चेक कर लो। थोड़ा बहुत आ रहा नहीं आ रहा? कुछ तो बोलो भाई। और देखो 0 1 2 5 1 3 1 1 4, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्या इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? सिंपल सी बात है, यहां रो वाइज लोगे तो ये वेक्टर, यहां कॉलम वाइज लोगे तो ये वेक्टर, यहां भी 3 यहां भी 3, बिल्कुल पॉसिबल है। या तो ऐसे सोच लो, या इसका ऑर्डर कितना आएगा? 2x3। इसका ऑर्डर कितना आएगा? 3x1। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों की कैसी है? सेम। तो पक्का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है ना। अब अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो देखते हैं उसका मल्टीप्लाई आएगा क्या। तो इसका इसके साथ डॉट 0 1 8, कितना आएगा बताओ? 9। इसका इसके साथ कितना आएगा? 5 1 6 6 और 12 18। तो 18 कहां लिखो? यहां कि नीचे? आगे की इधर? नीचे। ये समझ में आया? समझ गए ना। पहले रो के साथ जितने भी होते हैं वो पहली रो में आते हैं, दूसरे रो के साथ जो भी होते हैं वो सेकेंड रो में आते हैं। पक्का है? जरा देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x1 है। कुछ तो बोलो। यहां देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? यहां पर 3x2। तो क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है?
सोचो इसका ऑर्डर कितना था, 3x3। इसका ऑर्डर कितना था, 3x2। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 आया। पहले का रो, दूसरे का कॉलम, पहले का रो, दूसरे का कॉलम। यहां भी तो देखो वही हुआ, पहले का रो कितना था 2, दूसरे का कॉलम कितना था 1। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आया, पहले का रो, दूसरे का कॉलम। तो क्या मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं कि अगर A इंटू बी मैट्रिक्स कर रहे हो और तुम्हें अगर C मैट्रिक्स अगर मिल रहा है और इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, तो इसका ऑर्डर अगर n क्रॉस p है, तो C का ऑर्डर क्या आएगा बताओ, m क्रॉस p आएगा। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो। ये चला, पहले तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होगा जब इसके कॉलम और इसके रो कैसे होंगे, सेम। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसमें इसका ऑर्डर लोगे और इसका कॉलम लोगे। थोड़ा बताया। थोड़ा बचला पक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान रखना, इससे बहुत सवाल आते हैं और बहुत आसान चैप्टर है, बट तुम्हें बस चीजें पता होनी चाहिए। चीजें पता होंगी तो आराम से कर जाओगे। ठीक है। इफ, ठीक है, टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स can be multiplied. If two matrix can be multiplied, then they are said to be, they are said to be confirmable matrices. Confirmable matrices. दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन हो पा रहा है, मतलब अगर पहले के कॉलम और दूसरे के रो अगर सेम है, तो उन टाइप ऑफ मैट्रिसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, कंफर्मेबल मैट्रिसेस। जैसे याद करो हम लोगों ने बात किया था, अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन अगर पॉसिबल है तो उनको हम लोग क्या नाम देते थे, कंपेरेबल मैट्रिसेस। वैसे अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो उनको हम लोग क्या नाम देंगे, कंफर्मेबल मैट्रिसेस। थोड़ा बताया, कुछ तो बोलो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए बस। Which of the following operations, which of the following operations are allowed if A is a 3 cross 2 matrix, B is a 2 cross 2 matrix, C is 3 cross 3 matrix, and D is 2 cross 3 matrix। ये मैंने चार मैट्रिक्स दे दिए जिनके ऑर्डर तुम्हें दे दिए। अब पूछा गया इनमें से कौन कौन से ऑपरेशंस करना अलाउड है। ठीक है ना, है ना, जैसे A इंटू बी इंटू डी। हाँ, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो, शायद सर ने बताया होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो अगर मैं ए इंटू बी इंटू डी लिख रहा हूं तो जरूरी नहीं कि तुम पहले ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करो, तुम चाहे तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इसका मल्टीप्लाई करो। मतलब किस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। अभी अपन पढ़ेंगे, बट अभी ठीक है ना, कर लोगे क्वेश्चन में कि लिख दूं, थोड़ा दिमाग लगाओ। इनमें से कौन कौन से ऑपरेशंस करना अलाउड है।
कौन कौन से ऑपरेशंस करने वैलिड है? समझ में तो आ रहा है सोचना क्या है इसमें? ऑर्डर सोचना है बस, ये कौन कौन से ऑर्डर फिजिबल है। जैसे पहले पहले का क्या हुआ, हो जाएगा नहीं हो पाएगा? यहां देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ए का ऑर्डर कितना है 3x2, बी का ऑर्डर कितना है 2x2, डी का ऑर्डर कितना है 2x3। तो अगर मैं पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा? कब पॉसिबल होगा? जब इसके कॉलम और इसके रो कैसे सेम, तो सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो जाएगा। अब अगर इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर कितना होगा 2x3, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो कुछ मान लो एक नया मैट्रिक्स क्या आता एम, वही होता। अब फिर इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? ए के साथ। और ए का ऑर्डर कितना है 3x2, तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो इसका कॉलम और इसका रो सेम है, तो बिल्कुल देखो वो भी तुम्हारा पॉसिबल है। तो ये करना बिल्कुल सही है। बाकी तुम बताओ, सारे बताओ तो जल्दी जल्दी। सारे चेक कर लिए क्या? बी क्या हो रहा है नहीं हो रहा? बी नहीं हो रहा? बी नहीं हो रहा क्या? ए का ऑर्डर कितना है 3x2, बी का ऑर्डर कितना है 2x2, इनका तो मल्टीप्लिकेशन देखो पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा 3x2 आएगा। डी इंटू सी, डी का ऑर्डर कितना है 2x3, सी का ऑर्डर कितना है 3x3, इनका मल्टीप्लिकेशन भी देखो पॉसिबल है। और रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा 2x3 आएगा। अब बीच में देखो साइन किसका है? प्लस का। और दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल कब होता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब ए इंटू बी का जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3x2, और डी इंटू सी का रिजल्टेंट का ऑर्डर कितना होगा 2x3। तो क्या दोनों सेम ऑर्डर के हैं क्या? नहीं है, इसलिए इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है। पिछला इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, इनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल था, बट इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट हम ऐड नहीं कर पाएंगे। ये आया नहीं आया, लग नहीं रहा है। सच में आ रहा है ना? सिंपल है, तो आ रहा होगा। जैसे बी इंटू डी, बी का ऑर्डर तुम्हारा कितना है 2x2, डी का ऑर्डर कितना है 2x3, मल्टीप्लीकेशन देखो बिल्कुल पॉसिबल है। और रिजल्टेंट का ऑर्डर कितना आएगा 2x3। समझ में आ रहा है? सी इंटू ए, सी का कितना है 3x3, ए का ऑर्डर कितना है 3x2, देखो मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल पॉसिबल है, बट रिजल्टेंट का ऑर्डर कितना आएगा 3x2। तो इसका रिजल्टेंट 3x2, इसका रिजल्टेंट वापस से 2x3, तो वापस से देखो एडिशन पॉसिबल नहीं है। ये नहीं आ रहा क्या? बी इंटू डी का रिजल्टेंट क्या आएगा 2x3 आएगा, सी इंटू ए का रिजल्टेंट क्या आएगा 3x2 आएगा। बट एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अगला डी इंटू ए, डी इंटू ए कितना है 2x3, ए कितना है 3x2, देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है 3 और 3। रिजल्टेंट का ऑर्डर कितना आएगा 2x2, ये आएगा। अब क्वेश्चन था बी की पावर 10 का ऑर्डर क्या होगा? तो ये बी की पावर 10 मतलब क्या है? बहुत सारे बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बहुत सारे बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और सारे बी 2x2 के थे, तो देखो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और रिजल्टेंट क्या आएगा 2x2 का। तो इसका ऑर्डर भी क्या आएगा 2x2 का ही आएगा, और ये भी कितने का था 2x2 का ही था। तो ये पॉसिबल है। नहीं आ रहा क्या? लास्ट 3x2, डी कितना है 2x3, और सी कितना है 3x3, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, रिजल्टेंट 3x3, ये भी 3x3, ये भी हो जाएगा। सिंपल ऑर्डर चेक करना, नहीं आया क्या? ये लॉजिक दिक्कत आएगी इसमें? सर आए थोड़ा बहुत, बोलो यार।
चलो आगे चले, अगला लॉजिक देखें। चलो शांत जाओ, अगले लिखना। बस बेटा, कितनी बात करते हो। इफ ए इक्वल टू 1 1 3 0 1, ठीक है। फाइंड ए की पावर 10, फाइंड ए की पावर 10। अगर ए कितना है 1301, तो हमें ए की पावर 10 फाइंड आउट करना है। चलो थोड़ा ध्यान दो, बस देखो मैट्रिक्स में ध्यान देना। कभी भी अगर तुमसे बहुत हायर पावर्स पूछी जाए तो समझ जाना वो मैट्रिक्स जुगाड़ वाला मैट्रिक्स होगा ही होगा, क्योंकि इसमें देखो एलजेब्रा की तरह कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला। तो पक्का ए की पावर 10 कुछ अच्छा होगा ही होगा, मतलब कुछ अच्छा पैटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो जनरली इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि तुम्हें ए पता है, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, मैक्स टू मैक्स ए की पावर 4 निकालो, तुम्हें पैटर्न मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिल रहा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है। और एक और जुगाड़ होती है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होंगे तुम्हें पैटर्न से दिख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ, ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर माने क्या, ए इंटू ए। तो ए में ए का मल्टीप्लाई कर दो, ए में मल्टीप्लाई कर दो किसका, ए का, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका डॉट इसके साथ 1 0 बनाएगा, इसका डॉट इसके साथ 3 और 3 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा 1। ये कितना आ गया अपना ए स्क्वायर आया। ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर दूं, ए स्क्वायर इंटू कितना बताओ ए, ये कर दूं। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा बताओ 9, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा 1। वैसे अच्छा दिख रहा है। कंफर्म करने के लिए ए की पावर 4 और निकाल देता हूं, ए क्यूब इंटू ए, तो 1901, ये ए का क्यूब इंटू कितना ए, कंफर्म करने के लिए। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा 1, 3 और 9 12, शायद कंफर्म हो गया होगा। क्वेश्चन में आया ए इंटू ए का एक में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो कुछ पैटर्न दिखा, ए में कितना आया 3, ए स्क्वायर में कितना आया 6, ए क्यूब में कितना आया 9, ए के 4 में कितना आया 12। तो 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4। तो ए की पावर n का क्या मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली 1 0 1, और यहां क्या आएगा बताओ 3n। 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 3 6 9 12। तो अपन को क्या चाहिए था ए की पावर 10, तो मैं ए की पावर 10 भी बता ही दूंगा। तो ए की पावर 10 कितना आएगा बताओ 1 30 0 1। सोच पा रहे हो इतना, थोड़ा सा आया, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस तुम्हें पैटर्न ऑब्जर्व करना आना चाहिए, और बस मल्टीप्लीकेशन वाला जल्दी करना आना चाहिए, क्योंकि देखो बीच में बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन लग रहे हैं। तो तुम मल्टीप्लीकेशन जितनी जल्दी कर पाओगे उतना जल्दी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बस मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका थोड़ा फास्ट करो अपना। हल्का सा आया,
चलो आगे चले और देखते चलो। बात नहीं बच्चों, इफ ए इक्वल टू 4 माइनस का 3 माइनस का 2, अच्छा ठीक है। ठीक है फाइन फाइन। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब टू ए की पावर 10। चलो मान लीजिए क्वेश्चन होता है, ए मैट्रिक्स अपन को दे रखा है, ठीक है। तो अपन को ये वाला मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ये सर हमारा ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा। यहां सोचो हो क्या रहा है, बहुत सारे मैट्रिक्स का हम एडिशन कर रहे हैं, तो बहुत सारे मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो फाइनली एक रिजल्टेंट भी तो एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। और अच्छी बात क्या, ये 2x2 का ये भी 2x2 का ही तो होगा, ए का ए में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2x2 मैट्रिक्स आएगा। ये सब 2x2 के मैट्रिक्स हैं, तो फाइनली जो मैट्रिक्स बनेगा पक्का उसको भी ऑर्डर सोचो 2x2 का ही होगा। इस बार बहुत सारे मैट्रिक्स का एडिशन करोगे तो भी एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, और वो भी एक 2x2 का मैट्रिक्स बनता। नहीं आ रहा क्या? अब यहां पे समझो हो क्या रहा है कि यहां पर तो ए और ए स्क्वायर तो ठीक है, बट ए की पावर 7, ए की पावर 8, ए की पावर 9, ए की पावर 10 भी हमसे पूछा गया। पक्का ए में जुगाड़ होगी ही होगी, क्योंकि थोड़ी कोई बैठ के ए की पावर 10 तक निकालने वाला है। समझ में है ना? तो पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन में जुगाड़ होना ही होना है। तो मैक्स टू मैक्स ए की पावर 4 तक कर सकते हो, उसके आगे अगर करना पड़ रहा है तो या तो क्वेश्चन छोड़ दो या कुछ और ढूंढो, ठीक है ना। कोई भी तुमसे इतना बड़ा नहीं करवाएगा। अब जुगाड़ है क्या वो पता करने के लिए सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर ए क्यूब निकालो, पैटर्न मिलेगा ही मिलेगा अगर मिलना होगा तो, ठीक है। तो पहले अपन निकालते कितना, ए स्क्वायर। कुछ अच्छा मिला क्या? ए इंटू ए, तो 4 6 -2 -3 का मल्टीप्लाई 4 6 -2 -3, इसका कर दो, देखते कितना आता। तो इसका मल्टीप्लाई इसका 16 माइनस का 12 4 24 -18 6 -8 -8 प्लस 6 -2 -12 प्लस 9 -3। और देखो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी जुगाड़ है। ए स्क्वायर करने पर गौर करो वापस से ए ही आ गया, ये ए तो था। अब देखना ये कितनी सही जुगाड़ है, ध्यान दो अच्छे से। ए स्क्वायर करने पे क्या आया, ए आ गया, आ गया। तो क्या तुम बता सकते हो ए क्यूब कितना आएगा? ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर खुद अभी अभी कितना आया, ए आया। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए इंटू ए, और ए इंटू ए माने क्या, ए स्क्वायर, मतलब वापस से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मीन्स ए क्यूब भी ए आ जाएगा। नहीं आया। ए की पावर 4, क्या इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ये भी ए है ये भी ए है, तो ए इंटू ए वापस से ए स्क्वायर, और वापस से ए स्क्वायर की वैल्यू ए। तो शायद समझ में आ गया होगा, ए की पावर तुम कुछ भी लिखोगे सब ए आएंगे। नहीं आया? समझ में आया? नहीं आया? तो अपन को करना क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन था ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू कितना, ए की पावर 10, इन सब का सम, और ये सब के सब क्या बन जाएंगे तुम्हारे, ए बन जाएंगे। तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा, बताओ, 10 ए, ये आंसर हो जाएगा।
दिक्कत आ रही है क्या? ये समझ में आ रहा है? तो पहली जुगाड़ अपने क्या देखी कि भाई पैटर्न अच्छा बन गया था। दूसरी जुगाड़ में क्या हुआ कि ए स्क्वायर हमें ए ही मिल गया। ये भी अपने आप में एक जुगाड़ ही है कि अगर ए स्क्वायर ए ही बन रहा है तो देखो बाकी सब बड़े अच्छे बन गए। भाई कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करना आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हें? मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता? क्या बोल रहे हो? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना नहीं आता क्या? नहीं आता? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को सिखाता नहीं सिखाता? इतने पार्ट को भी तुम छोड़ दो, वो सीख जाओगे, है ना? प्लस का है ना? है थोड़ा सा। भाई पक्का ना? पता लग मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा तुम लोगों को, फिर दिक्कत ज्यादा आ जाएगी। बस बेटा, शांत, आगे चले। चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं। है तो कहा अगले लिखना। शांत हो जाओ बेटा। अगले लिखना। फाइंड बी मैट्रिक्स, ठीक है, इफ बस ए इंटू बी मैट्रिक्स इक्वल टू आई, वेर ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 3 into 3 2 into 4। चलो फाइंड बी मैट्रिक्स इफ ए इंटू बी इज गिवन इक्वल टू कितना? आई, और वो भी कौन सा? I2। थोड़ा शांत हो जाओ। बस चलो, समय क्वेश्चन क्या इस बार? इस बार अपन को बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है ताकि ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करने पर आई आ जाए। और आई टू माने 2 × 2 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ में ना? तो क्या तुम बी का ऑर्डर सोच सकते हो? 3 into 2 4 3, ये बी मैट्रिक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। समझ में आ रहा है? तो सोचो ये 2 × 2 का, ये 2 × 2 का, तो शायद समझ में आ रहा होगा ये भी 2 × 2 का ही होगा। सोचिए 2 × 2 है तो मल्टीप्लाई अगर होना है तो इसका कॉलम इसका रो सेम होना है, तो ये तो 2 होना ही होना है, और इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड मिलकर ये होना है, और ये 2 × 2 है तो पक्का ये भी यहाँ पे 2 ही होगा। इसलिए मैंने कैसे सोचा यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा, और इन दोनों इसका रो और इसका कॉलम ही मैच करना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ रहा है भाई, बी मैट्रिक्स जो होगा वो 2 × 2 का होगा। बट बी 2 × 2 का कुछ भी हो सकता है, तो क्या मानू? बिल्कुल, तो जनरल मानना पड़ेगा, ए बी सी डी ये मान ले, और इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आना चाहिए? ये, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करते तो इसका डॉट इसके साथ 3a + 2c, इसका डॉट इसके साथ, तो कितना आएगा? 3a + 2c, इसका डॉट इसके साथ 3b, 3b प्लस का कितना? 2d, इसका डॉट इसके साथ कितना आएगा? 4a प्लस का 3c, इसका डॉट इसके साथ कितना आएगा? 4b + 3d। अब जरा सोचो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है,
ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं? बराबर। और दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं? जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हो? सेम। दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं? जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहां से मेरे को कितनी इक्वेशन मिलेंगी? 4। 3a+2c किसका होगा? 1k। 3a+2c किसका होगा? 1k। 3b+2d किसका होगा? 0k। 4a प्लस का कितना? 3c किसका होगा? 0k। 4b+3d किसका होगा? 1k। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल। समझ में आ रहा है? अब देखो सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन में कॉल करो। दोनों में ए और सी है, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मैं ए और सी मिल जाएगा। तो ए और सी निकालने के लिए क्या करें? सी को एलिमिनेट कर देता हूं। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, घटा दो। 3 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, घटा दो, तो सी कटता। 3 का मल्टीप्लाई 9a माइनस का 8a, 9a माइनस 8a, ए बचेगा। और 3 माइनस का 0, 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये डायरेक्टली करना आता है ना। मैंने c को एलिमिनेट किया तो इसमें इस वाले इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और सबट्रैक्ट कर दिया। तो 9a माइनस 8a, ए। और यहां से 3 माइनस 0, 3। अब a कितना आ गया? 3। ए कितना आ गया? 3। तो ये कितना था? 12। तो सी कितना था बताओ? माइनस का 4। ऐसा कुछ तो बोलो। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं बी और डी के लिए निकाल लू। सेम लॉजिक, यहां 3d है, यहां 2d है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 का, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 का। 6d, यहां भी 6d कटता। भाई बन रहा है ना। इसमें 3 का 9b, इसमें 2 का 8b। तो 9b माइनस 8b, b 0 माइनस का 2 माइनस 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? -2। कुछ गड़बड़ किया क्या? सही है ना? सी कितना रहा है? सही है सब। b -2 आ गया। तो b -2 कितना आएगा? 6। तो d कितना आएगा? 3। बस बेटा। तो फाइनली बी मैट्रिक्स, 4 इक्वेशन 4 वाले भी सॉल्व करना है यार। ए बी सी डी कितना आ गया? 3 -2 -4 +3। पता नहीं आया नहीं यार। लॉजिक समझो, लॉजिक में कुछ भी नहीं था, बस यहां पर तो इक्वेशन सॉल्विंग करना था तुम्हें। नहीं है क्या? सॉरी। है पक्का? आगे चले क्या? इसे बनाओ। चलो, तो थोड़ा बहुत हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसे करना है। इतना आ गया ना। आगे चले। चलो, अब हम थोड़ा सा देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने को बैठे हैं तो पहले ब्रैकेट तुम किसके साथ एसोसिएट कर रहे हो वो मैटर नहीं करता।
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है? अगर 3 या 3 से ज्यादा मैट्रिसेस अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करने को मिल रहे हैं तो तुम पहले किन दो मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हो, उसका रिजल्टेंट फिर तुम ए के साथ मल्टीप्लाई करो, या पहले ए इंटू बी को सॉल्व करो, इसके रिजल्टेंट को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर तुम्हारा हमेशा सेम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि मैटर नहीं करता कि पहले हम किन दो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर हमेशा सेम ही आना है। थोड़ा बताया, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट में, ठीक है? अब से अगली प्रॉपर्टी से चीजें खराब होना स्टार्ट होती है, कम्यूटेटिव। पंद्रह, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन doesn't follow commutative property, doesn't follow commutative property। इसका मतलब a इंटू बी को हम b इंटू ए नहीं लिख सकते। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ठीक है? रीजन बड़ा आसान सा, देखो यहां देखो, गौर करो। जैसे ये ए बी है, ये मान लो होता 2x3 का, ये मान लो तो 3x4 का। ए इंटू बी पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं है? क्या बी इंटू ए पॉसिबल है? बी का ऑर्डर कितना है? 3x4। ए का ऑर्डर कितना है? 2x3। तो यहां तो देखो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है। पहले तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता, फिर मल्टीप्लाई करते तो एलिमेंट्स चेक करते करस्पॉन्डिंग, वो तो बात ही नहीं आई, फिर तो ऑर्डर ही गड़बड़ हो गया। ये समझ में आ रहा है? तो कभी भी हम लोग a इंटू बी को b इंटू ए नहीं लिख सकते, ये दिमाग में सेट कर लो कि a इंटू बी इन जनरली इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। ध्यान देना, हमने एक छोटा सा वर्ड यूज किया, इन जनरली। कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर अपन को नहीं दी है तो हम कभी भी a इंटू बी को b इंटू ए नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दी गई हो, जो सब आगे बात करेंगे, बट इन जनरल हम लोग क्या बोलेंगे कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। और कोई भी ऑपरेटर अगर किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करना, हम तब बोलते हैं जब हमेशा उस चीज को फॉलो करे। मतलब समझो, जैसे सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? नहीं करता, क्योंकि 2 - 1 इज नॉट इक्वल टू 1 - 2। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं 0 - 0 और इसमें लगाऊं तो ये तो बराबर आ रहा है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो ध्यान देना, अगर कोई ऑपरेटर जैसे यहां माइनस ऑपरेटर जो है वो एक आधा के लिए हो सकता है इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ये बोलने चालू कर देंगे कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करने लग गया। वो तो एक आधा स्पेशल केस में फॉलो कर रहा है ना। बट इन जनरली अगर हम कहेंगे तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। बट इसका एक कतई मतलब नहीं है कि वो कभी नहीं कर सकता। देखो, कभी तो कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट अंदर समझ में आया? जब हम किसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, उस केस में तुम ए और बी कुछ भी रख दो, हमेशा करेगा। जैसे अगर मैं कहता हूं मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 2, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो यहां तुम कुछ भी रख दो, ये हमेशा करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि डिवीजन, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इन जनरली नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम यहां पे ए और बी कुछ भी रखते रहो, ये कभी बराबर नहीं हो सकते? कभी तो होगा। 1 डिवाइड बाय 1, ये दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आया? जब हम कहते हैं कि कोई चीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा,
मतलब इन जनरली वो दोनों बराबर नहीं होते, इन जनरली। बट कुछ स्पेशल केसेस में हो सकता है कि वो दोनों चीजें बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इन जनरली हम लोग क्या बोलेंगे कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। बट फॉर सम स्पेशल केसेस they may be equal। क्या हो गया, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? ठीक है, तो तुम्हें दिमाग में क्या चाहिए, सेट होनी चाहिए कि भाई a इंटू बी कभी भी b इंटू ए के बराबर नहीं हो सकता, मैं a इंटू बी को b इंटू ए नहीं ले सकता। लेकिन इतना भी समझ गए ना, इतना भी नहीं कर लेना कि भाई कभी अगर हो जाए तो तुम कंफ्यूज हो रहे ये क्या हो गया। समझ गए ना, कुछ स्पेशल केसेस में हो सकता है हो जाए। सॉरी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल देखो, अभी समझ में आएगा। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स होता 3 1 2 4, बी मैट्रिक्स होता 0 1 5 3। ए इंटू बी देखते हैं क्या आएगा। मैं इसको ए मैट्रिक्स नाम देता हूं, इसको मैं बी मैट्रिक्स नाम दूं, तो मैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ए इंटू बी देखते हैं क्या आता। तो इसका डॉट इसके साथ 0 और इसका 5। मैं बाकी निकाल ही नहीं रहा, बाकी मैं नहीं निकाल रहा। अब मैं क्या करता हूं, बी इंटू ए करता हूं। बी इंटू ए मतलब बी पहले लिख रहा हूं और ए बाद में लिख रहा हूं। पिछला मैंने क्या किया, अब मैंने बी इंटू ए निकाला। अब इसका डॉट इसके साथ 0 और 2। देखो पहला एलिमेंट ही मैच नहीं किया। अब पहला एलिमेंट ही मैच नहीं किया तो बराबर तो बहुत दूर की बात है। तो यहां से मैं क्या समझ में आ रहा है कि इन जनरली a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू कितना, b इंटू ए। इजलाल में से पहला एलिमेंट क्यों निकाल रहा हूं, कि जब पहला ही गड़बड़ हो गया तो बाकी मैच कर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, टाइम बचाया मैंने। नहीं आ रहा क्या? बट एक दूसरा एग्जांपल देखो। मान लो ए अगर होता 3 1 - 2 4, बी मान लो होता 2 0 0 2। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा, 6 और इसका 0 0 और ये 2। इसका डॉट इसके साथ -4 और 0 माइनस का 4। इसका डॉट इसके साथ कितना आएगा, 8। ये इंटू भी आता। अब मैं क्या निकालूंगा, बी इंटू ए। तो 2 0 0 2, 3 1 - 2 और 4। तो इसका इसके साथ कितना था बताओ, 6। इसका इसका 2, इसका इसके साथ 0 और ये कितना था, -2 ना, माइनस का 4। इसका इसके साथ कितना आता, 8। इस केस में देखो a इंटू बी b इंटू ए के बराबर है। बट ध्यान देना ये एक बहुत ही स्पेशल केस मैंने लिया, जब ए और बी मैट्रिक्स मैंने जानबूझ के ऐसे लिए जिसमें ऐसा पॉसिबल हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैं बताना चाहता हूं कि इन जनरली ए इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं होता, बट ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हो सकता, कुछ कुछ स्पेशल केसेस में पॉसिबल है। थोड़ा थोड़ा यहां। अब ये ध्यान देना एक बहुत बड़ी गड़बड़ पैदा करेगा। छपेगा। चलाए क्या, मैं आ रहा नहीं आ रहा? अब ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, अब ध्यान देना। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं
ध्यान दो कि a प्लस बी, ध्यान देना स्मॉल ए और स्मॉल बी लिख रहा हूं, तो स्मॉल ए मतलब नंबर्स है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर मैं तुमसे पूछूं कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का होल स्क्वायर, जहां ए मैट्रिक्स है, जो कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? मैट्रिसेस है, तो जरा सोचो ये आता कहां से है? तो तुमने 8th मैनुअल पढ़ी थी क्या? सिंपल सी बात है, ऐसे मल्टीप्लाई करके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या? तो ए प्लस बी का मल्टीप्लाई। तो ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर। बोलो, बी का बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ? बी स्क्वायर। ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ? इंटू बी। बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बी इंटू ए। याद करो, स्मॉल ए इंटू बी प्लस स्मॉल बी इंटू ए, और स्मॉल बी इंटू ए विल बी इक्वल टू स्मॉल ए इंटू बी। तो बी इंटू ए को मैं ए इंटू बी लिख सकता हूं, तो वो 2ab बन गया। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सोचो, ये दोनों बराबर मैं नहीं कह सकता, मींस ये फॉर्मूला बस यहीं तक रह जाएगा। ये चला कि अब मैं इसको 2ab नहीं लिख सकता, क्योंकि ए बी को मैं बी ए के बराबर नहीं कह सकता जब तक मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना दी हो कि ए और बी कुछ ऐसे हैं कि ए बी और बी ए बराबर है। ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मुझे दी तो नहीं गई है, तब तक मुझे इसको ऐसे ही रखकर छोड़ना पड़ेगा। ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कहां बनी सेम? ये बनी ना। इसको जब तुम b इंटू ए को a इंटू बी लिख पाती तो ये कंबाइन होके 2ab बन जाता, बट इसको मैं b a इंटू बी नहीं लिख सकता। समझ में आ रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो ना करने की वजह से क्या हो रहा है? अभी तो शुरुआत है, देखो आगे क्या होगा। और थोड़ा बताया और देखो, जैसे मान लो था a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना? ये ध्यान देना, बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो देखते हैं होगा क्या। तो a प्लस बी का होल क्यूब माने क्या? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो मतलब है। गौर करना चाहिए। अब यहां पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि पहले कौन बैठा है बाद में कौन बैठा है, क्योंकि हम चीजों को पढ़ तो पा नहीं रहे। तो देखो मैं कैसे करता हूं, देख लो एक बार। तो इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला क्या आएगा? ए क्यूब। तो पहले मैं इसको निपटा देता हूं। तो इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, ए इंटू, ध्यान दो पहला क्या है? ए, फिर ए, फिर बी, तो ए इंटू बी। तो इसको मैं ए को भी लिख सकता हूं। तो इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला भी हो गया, इसका दूसरा भी हो गया। अब इसका काम खत्म। इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला क्या बनेगा? ए इंटू बी इंटू ए। और ध्यान देना, इसको तुम a² बी नहीं लिख सकते। ये समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट इक्वल टू a² इंटू बी, क्योंकि ये a² इंटू बी बिल्कुल लिखा जाता अगर सोचो मैं इस b और इस a को बदलकर ये लिख पाता, बट ये लिखना अलाउड नहीं है। अगर मैं इस बी ए को ए बी लिख दूं तो बिल्कुल देखो ये a² बी बन जाएगा, बट ऐसा मैं नहीं कर सकता।
मतलब इसको मुझे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला हो गया, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, तो a इंटू बी इंटू बी, तो उसको मैं कह सकता हूं a इंटू बी स्क्वायर। आया? फिर इसका पहला, इसका सॉरी इसका दूसरा, इसका पहला, इसका पहला, क्या बनेगा? b इंटू ए स्क्वायर, बी ए बी, बी ए बी, ये चला, बी बी ए, बी स्क्वायर ए, बी बी बी, बी क्यू। और क्या इन आठों में से तुम्हें कोई भी दो टर्म कंबाइन होते हुए दिख रहा है? कोई भी दो टर्म तुम कंबाइन नहीं कर सकते। देख लो, समझ में आ रहा है? क्यों? सिर्फ एक चीज की वजह से कि हम a इंटू बी को b इंटू ए नहीं लिख पा रहे। थोड़ा बताया, कुछ तो बोलो भाइयों। तो समझा कि कम्यूटेटिव ना होने की वजह से जितनी भी हमने आज तक मैथमेटिकल आइडेंटिटीज पढ़ी थी, एक भी काम नहीं करेंगी। जितनी भी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज तुमने आज तक पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कुछ भी काम नहीं करेगा। याद रखा है पक्का? कुछ तो बोलो। चलो आगे देखें। बट हमेशा कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज अपने लिए होती है, समझ गए ना? तो जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ ऐसे सिनारियोज होंगे जहां पर दो मैट्रिक्स आपस में कम्यूटेटिव होंगे, ठीक है ना? जैसे कि किसी भी मैट्रिक्स का खुद के साथ अगर तुम मल्टीप्लीकेशन करोगे तो a इंटू ए लिखो या सेकेंड ए और फर्स्ट ए लिखो, सोचो ये दोनों तो बराबर ही आएंगे। ए का खुद के साथ तो कम्यूटेटिव होगा, मानते हो? और देखो, ए का नल मैट्रिक्स के साथ भी तो कम्यूटेटिव होगा। याद करो, नल मैट्रिक्स क्या काम करता था? नल मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। और यहां भी नल मैट्रिक्स इंटू ए क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का नल के साथ अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो कम्यूटेटिव होगा ही होगा। समझ में आया? और एक और सोचो, तुम्हें पता है जो कम्यूटेटिव होता है? बिल्कुल, याद करो, किसी भी मैट्रिक्स का जब तुम आई के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वापस से ए आता है। और इसमें मैटर नहीं करता कि आई तुमने पहले मल्टीप्लाई किया या बाद में। तो अभी के लिए तो ये तीन सेट ऑफ मैट्रिसेस हैं जो आपस में पक्का कैसे होते हैं? कम्यूटेटिव। ये समझ में आया कि ए इंटू आई आपस में कम्यूटेटिव होते हैं, ए और नल होते हैं, और ए खुद के साथ और भी होते हैं, बट अभी के लिए जो तुम्हें पता है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा देखो क्या होगा। अगर मैं तुमसे बोला कि भाई ए प्लस आई का होल क्यूब बताओ, तो सोचो ये होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई का क्यूब आई। सोचो, यहां मैंने क्या किया? मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज कर ली। और मैं क्यों कर पाया? क्योंकि यहां जो दो मैट्रिक्स हैं वो आपस में कम्यूटेटिव हैं। समझ में आया? हम ऊपर सोचो मैथमेटिकल आइडेंटिटी यहां क्यों यूज नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि a इंटू बी आपस में कम्यूटेटिव नहीं थे। लेकिन अगर मुझे पता है कि यहां जो दो मैट्रिक्स अवेलेबल है वो आपस में कम्यूटेटिव हो रहे हैं, तो मैं यहां पे सीधा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब का सीधा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं?
यहां हम इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज ए एंड आई आर कम्यूटेटिव. तो वी कैन यूज मैथमेटिकल आइडेंटिटीज. वी कैन यूज मैथमेटिकल आइडेंटिटीज. ये समझ में आ रहा है तुम कब यूज कर सकते हो, कब यूज नहीं कर सकते. अगर तुम्हें ए इंटू बी के बारे में नहीं पता कि वो कम्यूटेटिव है या नहीं, तो तुम यूज नहीं कर सकते. ए और आई आपस में कम्यूटेटिव है. तो अगर यहां दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं जो आपस में कम्यूटेटिव हो रहे हैं, तो हम लोग मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. और अगर यहां दो मैट्रिक्स ऐसे होते जो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, तो अपन नहीं यूज करते. लग नहीं रहा, बिल्कुल आ रहा है. थोड़ा बहुत जलाओ. पक्का. एक सवाल देखते हैं. ए मैट्रिक्स इक्वल टू, बस बेटा. चलो ठीक है. इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ आई प्लस ए की पावर आई प्लस ए की पावर 99. ठीक है. चलो कैसे स्टार्ट करें बताओ. सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, क्या हम ये चीज के बारे में कुछ सोच सकते हैं. ए प्लस आई की पावर 99. देखो इतनी बड़ी पावर में हमें एक ही चीज आती है, क्या, बाइनोमियल एक्सपांशन. बट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बाइनोमियल एक्सपांशन पॉसिबल है. बाइनोमियल एक्सपांशन भी सोचो काइंड ऑफ एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी तो है. बाइनोमियल एक्सपांशन भी एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी ही है. और मैथमेटिकल आइडेंटिटी हम किसी भी दो मैट्रिक्स में तभी लगा पाएंगे जब हमें कंफर्म हो कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में कम्यूटेटिव हो ओवर मल्टीप्लिकेशन. तो क्या यहां पर जो दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, क्या वो कम्यूटेटिव है ओवर मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं है. है ना. तो चूंकि ए और आई आपस में कम्यूटेटिव है, एस ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, देयरफॉर वी कैन यूज बाइनोमियल एक्सपांशन. तो इसको मैं बाइनोमियल एक्सपांशन से एक्सपांड कर सकता हूं. कुछ तो बोलो. तो बाइनोमियल एक्सपांशन लगाते थे, क्या आता बताओ. तो आई प्लस ए की पावर 99 क्या आएगा बताओ. 99C0 आई की पावर 99. ये तो समझ में आ रहा, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करते रहोगे तो आई आएगा. अगला कितना था, 99C1 ए की पावर 1. आई लिखो ना लिखो बात बराबर है. अगले क्या था, 99C2 ए का स्क्वायर. अगले क्या था, 99C3 ए का क्यूब. लास्ट क्या था, 99C99 ए की पावर 99. चलो एक समस्या तो हमने सॉल्व कर दी कि हम इसका एक्सपांशन तो भाई लिख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं ना. और सोचो अगर यहां मैंने आई की जगह पे कुछ अगर बी लिख दिया होता, तो सोचो मैं यहीं फंस जाता, आगे तो भूल ही जाओ. समझ में आया ना, फिर तुम इसके आगे ही नहीं बढ़ पाते. अब लेकिन नई समस्या है. क्या नई समस्या है, क्या नई समस्या है. देखो ए के इतने बड़े बड़े पावर, ए के इतने बड़े बड़े पावर आ गए ना, तो पक्का यहां पक्का कोई जुगाड़ होनी चाहिए.
क्योंकि ए की पावर 99 तो हम निकालने से रहे। अब वो जुगाड़ क्या होगी, अब उसके लिए हमें ए को चेक करना पड़ेगा, और कभी भी ए की इतनी हायर पावर्स अगर निकाली जा रही है तो पक्का ए में जुगाड़ होगी। तो अब ए में जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ए में जुगाड़ ढूंढने के लिए क्या करूं भाई, पैटर्न मिलेगा तो ए स्क्वायर निकालें, ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो 2 माइनस का 2, 1 माइनस का 5 का मल्टीप्लाई के साथ कर दो, 2 माइनस का 2, 1 माइनस का 5 मल्टीप्लाई करें, देखते कितना था, 4। सही किया ना मैंने, 4। क्या हो, कुछ गड़बड़ किया क्या ना, एक सेकंड है ना, थोड़ा मैंने गड़बड़ ले लिया, थोड़ा चेंज कर दूं, चलेगा क्या, पक्का ना, इसको 3 कर लेना बस, ज्यादा नहीं, इसको +2 कर लेना, है ना। लेकिन 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 एक सेकंड, एक सेकंड है ना, एक सेकंड रुक जाओ। चलो ये कर लेना, सॉरी, है ना। चलो ठीक है ना, इसके से मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस का 3 कितना आएगा, 1, बस, +2 -2 0, -6 +6 0, -3 +4 1। तो कुछ जुगाड़ देखिए क्या समझ में आया? जुगाड़ क्या होता हूं कि ए का स्क्वायर करने पर, बस बेटा देखो आई आ गया, देखो जब हमने ए का स्क्वायर किया तो ये आ गया ना, और ये क्या है, आई तो है। अब देखते हैं क्या इसकी वजह से मैं हायर पावर्स के बारे में कुछ कमेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो क्या तुम बता सकते हो ए का क्यूब कितना होगा, ए का क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर कितना है, आई, तो ए का क्यूब कितना होगा, ए, मानते हो। ए की पावर 4 कितना होगा, ए की पावर 4, ए का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, आई इंटू स्क्वायर, आई का स्क्वायर कितना होगा, आई, ए की पावर 5, तो शायद समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया कि ए की पावर अगर तुम इवन पावर चढ़ाओगे तो क्या आ रहा है, आई, और ए की पावर अगर तुम और चढ़ाओगे, पता नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, ए स्क्वायर तुम्हारा आई निकल आया, तो ए का क्यूब क्या आया, ए आया, ए की पावर 4 कितना आया, आई आया, ए की पावर 5 फिर से ए आया, ए की पावर 6 फिर से आई आता, तो इवन पे आई आ रहा है, ऑड पे ए आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा क्या, अब इसको देखते हैं। तो ये जो अपना एक्सपांशन था इस पे आते हैं, तो आई प्लस ए की पावर कितना, 99। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इवन पावर अलग कर लूं ए के, ऑड पावर अलग कर दूं, तो 99 C0 ए पे 0, बोलो 99 C2 ए पे 2, 99 C4 ए पे 4, डॉट डॉट डॉट, इवन वाले पावर अलग कर लिए, ऑड वाले पावर अलग कर लूं, 99 C1 ए पे 1, 99 C3 ए पे 3, डॉट डॉट डॉट। अब क्या करूं, क्या करूं, बोलो, ये सब के सब सोचो ए पे इवन पावर है, और जितने भी ए पे इवन पावर है वो सब क्या बनेंगे, आई, ये क्या बनता, आई, ये क्या बनता, आई, सबके सब आई बनते, तो सब में से आई खींच लू बाहर, सब में से आई बाहर खींच लू,
क्या बचेगा अंदर? क्या बचेगा अंदर? 99C 0, 99C 2, 99C 4। ये सब क्या बनेंगे? ए की पावर ऑड। और जितने भी ए की पावर ऑड है वो सब क्या बनेंगे? ए। तो सब में से ए बार खींच लूं, यहां कितना बचेगा? 99C 1, 99C 3, 99C 5, डॉट डॉट डॉट। अब बस हमें बाइनोमियल याद होना चाहिए। क्या हम इसका सम बता सकते हैं? याद करो, सारे इवन सफिक्स वालों का सम बराबर होता था सारे ऑड सफिक्स वालों के सम के। और कितना होता था? 2n-1। तो अगर सारे टर्म्स होते थे तो 2 की पावर क्या आता था? 99। बट अगर सिर्फ इवन वालों का सम चाहिए तो 2n-1, तो 2 की पावर 99 - 1, तो कितना आएगा? 2 की पावर 98। और यहां भी सारे ऑड वालों का सम भी वही होगा, 2 की पावर 98। तो 2 की पावर 98 टाइम्स आई प्लस ए। तो ये सिंप्लीफाई होके कुछ ये बनेगा। याद है ना, सारे इवन वालों का सम बराबर होता था सारे ऑड वालों के सम के। और कितना होता था? 2n-1। क्या वो नहीं है क्या? ठीक है ना? तो सर मैं जुगाड़ी कैसे बनती चली गई? पूछ लो इसमें कुछ डाउट हो तो। नहीं है क्या? बस छाप लिया। चला गए? क्या कह रहा हूं? तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि कब हम ये एक्सपांशन लगा पा रहे हैं। ये नहीं कि मन आया लगा दिया, मन नहीं आया नहीं लगाया, ऐसा नहीं। पता होना चाहिए कब लगा सकते कब नहीं लगा सकते ना। चलो ये समझ में आया? आगे चले क्या? बोलो कुछ तो। चलो और देखो, इवन समझना, a इंटू बी की पावर n, a इंटू बी की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? a इंटू बी की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं? a की पावर, बोलो, इंटू बी की पावर n। लिख सकते ना? नहीं लिख सकते। सिंपल सी बात है। n तो छोड़ो, तुम तो क्यूब पे आ जाओ। a इंटू बी का क्यूब का क्या मतलब होता है? ए बी का क्यूब मतलब ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी 3 बार। यही तो होता है। ए बी का होल क्यूब माने क्या? यही तो होता है, ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी। और इसको सोचो, अगर तुम ए क्यूब इंटू बी क्यूब लिख रहे हो तो तुमने इनडायरेक्टली करा क्या? सारे ए इकट्ठा कर दिए। ए क्यूब इंटू बी क्यूब माने क्या? ए इंटू ए और बी इंटू बी इंटू बी, ये तो लिख रहे हो तुम। तो तुम कर क्या रहे हो? बेसिकली सारे ए एक साइड ला रहे हो और सारे बी एक साइड ला रहे हो। पर सोचो, सारे ए एक साइड तुम ला ही तब सकते हो जब ये बी और ए को तुम पलटते और ए इंटू बी बनता। ये समझ में आया? फिर इस बी और ए को पलटते, ये समझ में आ रहा है?
फिर तुम इस बी और ई को पलटते। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूं? तो ये जो हम लिख देते हैं a इंटू बी की पावर n इक्वल टू a की पावर इंटू बी की पावर n, ये भी सोचो किसकी दी हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। क्योंकि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है तो ही तो हम ऐसा कर पा रहे हैं। मीन्स अगर हमें कुछ नहीं दिया तो a इंटू बी की पावर n को हम ऐसा नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इसको समझो। तुम ए बी के होल क्यूब को ए क्यूब इंटू बी क्यूब कब लिख पा रहे हो? जब तुम यहां पे देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इनको पलट रहे हो, तभी तो तुम इसको ये लिख पाओगे। तो अगर ए और बी कम्यूटेटिव ही नहीं है तो क्या तुम ये सारे स्टेप्स ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। तो मैट्रिक्स में तुम सीधा इसको ये नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? नहीं आया? ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं। तो a इंटू बी की पावर n, a इंटू बी की पावर n will be equal to a to the power n into b to the power n if and only if and only if a into b is given equal to b into a। अगर ये चीज अपन को गिवन है तो बिल्कुल ये लिख दो, बट अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं पता तो ये नहीं लिख पाओगे। समझ में आए? पहली समस्या क्या हुई कम्यूटेटिव की वजह से? नहीं आ गया? क्या हो गया? नहीं आ रहा क्या? आगे चले सर। ये भी सीखा और देखता है अगले देखो। a इंटू बी इक्वल टू ओ, ओ की जीरो, ओ की जीरो। ओ सर मैंने कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नंबर मिलेगा कि मैट्रिक्स मिलेगा? मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा ना सर मैं ना। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो एक नल मैट्रिक्स में कह रहा हूं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं? बोलो। हाँ? अरे ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है, ए इंटू बी जीरो है तो क्या होता था? बोलो। इधर ए इज नल मैट्रिक्स और बी इज नल मैट्रिक्स। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? क्या बात कर रहे हो? चलो देखते हैं। 0 1 0 0 ये मान लो, ठीक है। 1 0 0 0 ये भी मान लो। ए इंटू बी मल्टीप्लाई करूं तो इसका डॉट इसके साथ 0 0, इसका डॉट इसके साथ 0, इसका डॉट इसके साथ 0, इसका डॉट इसके साथ 0। तो देखो a इंटू बी एक नल मैट्रिक्स है, लेकिन ना तो a एक नल मैट्रिक्स था ना तो b एक नल मैट्रिक्स था। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आया? यहां मैट्रिक्स दिक्कत देना स्टार्ट करता है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में जो चीज मैप्ड है वो नंबर्स के लिए चीजें मैप्ड है।
नंबर्स के लिए बिल्कुल सही बात है, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो हो रहा है तो पक्का उनमें से एक नंबर को जीरो होना पड़ेगा नंबर्स में। बट मैट्रिसेस में ऐसा जरूरी नहीं है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर एक नल मैट्रिक्स है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स में से किसी एक को नल मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। समझ में आया? कुछ तो बोलो। आया पक्का? ठीक है, चलो थोड़ा आगे चले। बस बेटा लिखना। इफ ध्यान देना, इफ a इंटू बी इक्वल टू कितना i, देन b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a। बहुत इंपॉर्टेंट। ये लॉजिक कम से कम 100 बार यूज होगा तो अच्छे समझो। जैसे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था कि किसी भी नंबर में एक नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो अगर 1 आ रहा है तो ये जो होता था ये क्या होता था 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता था 2 का इनवर्स लिख सकता हूं। तो सिमिलरली वैसे मैट्रिक्स में इनवर्स मैट्रिक्स कैसे डिफाइंड होता है कि किसी भी ए मैट्रिक्स में अगर तुमने एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई होने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा है तो ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है। तो बी मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इनवर्स ऑफ ए। ये समझ में आ रहा है? याद करो कुछ देर पहले अपन ने सेम क्वेश्चन किया था, याद है? मैंने ए दे दिया था, बी पूछा गया था और राइट साइड जो मैंने मैट्रिक्स लिखा था वो आई ही लिखा था। कुछ देर पहले अपने जो क्वेश्चन किया था तो उस केस में एक्चुअली हमने जो बी मैट्रिक्स निकाला था वो और कुछ नहीं, उस ए मैट्रिक्स का हमने इनवर्स ही निकाला था। नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये समझ में आया? समझ में आ रहा है मैं क्या करूं? अंदाजा ना, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स समझ जाओ, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए exists if and only if w of a is non-zero और हम कहे a is non-singular। इसका प्रूफ मैं आगे दूंगा, अभी के लिए लिख लो कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डब्बा, डब्बा मतलब समझ गए डिटरमिनेंट, जब उसका डिटरमिनेंट तुम्हारा कैसा हो, नॉन जीरो। ठीक है, इसके प्रूफ हम आगे पढ़ेंगे जब हम इनवर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस बेसिक्स नॉलेज रखो कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी का मल्टीप्लाई करने पर अगर आई आ रहा है तो वो मैट्रिक्स उसका इनवर्स है। और दूसरा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब उसका डब्बा कैसा हो, नॉन जीरो, या उसको क्या बोलते हैं, इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब वही मैट्रिक्स जिनका डब्बा नॉन जीरो होता है। तो शायद समझ में आ गया, वो सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोल देंगे।
जिसका डब्बा 0 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिसेस। क्या हो गया, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? थोड़ा सा रट लो कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन की बात है, फिर इसका प्रूफ आ जाएगा सामने, ठीक है ना? तो शायद समझ में आ रहा होगा। इनवर्स इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, इनवर्स इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। सोचो, सिंपल सी बात है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा है, और आई कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी तो पाएगा जब एक खुद एक स्क्वायर हो। या और सिंपल सी बात है, हम डब्बे की बात कर रहे हैं, डब्बा भी तो एक तभी डिफाइंड होगा जब ये स्क्वायर हो। क्या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डब्बा डिफाइन कर दोगे क्या? समझ गए ना? कॉमन सेंस के हिसाब से देखे तो रही क्या? आज के लेते हैं, कल लेते हैं, बुकलेट देना एक बार, कल इस पे अपन क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बहुत आया, आज तुमको करना है होमवर्क इसका। मैंने कुछ नहीं दिया ना इसमें, अरे स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा था तुम लोगों ने मैट्रिक्स का क्या? किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, वो समय मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पता है ना? हाँ, अच्छी बात है। तो डीसीटी 1 में क्वेश्चन टिक कर लेना कौन कौन से करने हैं तुमको, बस सेकंड थर्ड। दस नहीं करना, ये सब नहीं करने हैं ना? तीस तक ही कर लेना, शांत, इसका आगे के नहीं बनेगा अभी, 1 से लेके 30 तक, और इसमें ये 3 क्वेश्चन मत करना, 1 से लेके 30 तक उसमें ये 3 क्वेश्चन मत करना, है ना? और एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, 9, इतनी जल्दी? अच्छा, कंटिन्यू चला होगा। और एक्सरसाइज नंबर 9 तक पूरा पढ़ लेना, एक्सरसाइज नंबर 9 तक जितने भी इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज हैं वो सारे कर लेना। अच्छे क्वेश्चन है काफी काफी, 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, एक एक लाइन वाले, ठीक है? एग्जांपल्स कर लेना इसके, काफी अच्छे हैं, काफी कुछ में सीखने को मिलेगा। समझ गए क्या बेटा? 30 मैंने दिया है कि नहीं दिया, पता नहीं, 30 साल बन जाएगा। चल कर लोगे ना? हाँ बेटा, ठीक है, ये कर लेना भाई अच्छे से, ठीक है? चलो कल मिलते हैं, है ना?